हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 10वीं की जो सेट 2 की जो क्वेश्चन पेपर है उसका हम एनालिसिस करेंगे। तो बच्चों, ये है प्रश्न पत्र सेट 2 कोड 4/5 2 और इसमें आपका जो भी निर्देश दिया उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कितने प्रश्न हैं, कितने प्रश्नों को करना है, कितने खंड हैं, जिसमें से सब इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर करना है। प्रथम पन्ना में दिया हुआ है। तो ये प्रश्न पत्र है। ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उस छोटी लड़की का जीवन निराशा से भरा हुआ था। माता पिता भी लाचार थे। वे चाहकर भी अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाते थे। बचपन से ही वो चलने फिरने में अक्षम थी। बैसाखी के बिना उसका एक कदम भी चलना मुश्किल था। एक शाम वो लड़की अपने घर के पास ही पार्क में चुपचाप बैठी थी। उसकी नज़र पत्थर की उस मूर्ति पर पड़ी जिसमें एक युवती दौड़ने की मुद्रा में खड़ी थी। वह मूर्ति इतनी जीवंत थी गोया अभी दौड़ पड़ेगी। लड़की मूर्ति को देखकर सोचने लगी कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी उस मूर्ति की मुद्रा में दौड़ पाऊं। मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। अगली सुबह वह उस प्रतिमा के पास देर तक उसी मुद्रा में टिकने की कोशिश करती रही। बार बार गिरती, किंतु हर एक विफलता के साथ उसका हौसला दुगना हो जाता। उसे घोर पीड़ा होती थी। पैर भी लहूलुहान हो जाते थे, किंतु उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। एक दिन वह अपने पैरों पर सीधी खड़ी हो गई। उस लड़की की अथक कोशिश में ही मानव जीवन के लिए गहरा संदेश छिपा है। हमारी सोच ही हमारे जीवन में संस्कारों का निर्माण होता है। सोच सकारात्मक हो, उसके प्रति दृढ़ रहा जाए तो हम दुनिया की हर तस्वीर को बदल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, हम सभी वही होते हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए हम आप जो सोचते हैं उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। हमारे विचार दूर तक जाते हैं। हम अपने जीवन में हजारों बार असफल हो जाते हैं, किंतु खुद को कभी भी हारा हुआ नहीं समझना चाहिए। हालांकि विफलता के बाद सोच को स्थिर रखना आसान नहीं होता। इसके लिए मस्तिष्क के अनुकूलन की ज़रूरत होती है। इसलिए सकारात्मक सोच से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि गिरना तो जीवन की कुदरती प्रक्रिया है। ना प्रश्न दिया है कि छोटी लड़की का जीवन निराशापूर्ण क्यों था। क्योंकि वो भी, इसका ऑप्शन सही है कि चलने फिरने की अक्षमता के कारण, जैसे कि हमने गद्यांश में पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन है, छोटी लड़की के चलने का श्रेय जाता है, तो इसका ऑप्शन होगा डी, छोटी लड़की की सकारात्मक सोच व कोशिश। अंग में है तो यहाँ तीसरा है, गद्यांश में प्रयुक्त मुद्रा शब्द का उचित अर्थ क्या। हालांकि मुद्रा हम लोग जानते हैं मुहर ही होती है, बट इस पद्यांश में क्या है, मुद्रा का मतलब आकृति भी होता है, जो कि उसका जो सिचुएशन कैसा था, कैसे शेप में था, तो उसको यहाँ दिखाया गया। चौथा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा एक कथन पहला है, हमारी सोच से ही हमारे जीवन के संस्कारों का निर्माण होता है। ये सही है। हमारे विचारों के साथ दूसरों की सोच पर ध्यान दीजिए, ये गलत है। नकारात्मक सोच से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है, ये सही है। असफलता के बाद जीवन में आराम की ज़रूरत है, ये गलत है।
तो उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो कथन क और ग सही है। तो यहाँ क्वेश्चन 5 में है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कथन ये है, विफलता के बाद सोच को स्थिर रखना आसान नहीं होता। कथन आर, व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, मानसिक को अनुकूलन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ में जो कथन ए तथा कारण दो गलत है, ये गलत है। कथन ए गलत है, ये गलत है। कथन बी ए गलत है लेकिन कारण एक सही है, ये भी गलत है। सी में कथन ए सही है लेकिन कारण ए आर कथन ए की गलत व्याख्या करता है, तो ये गलत है। सही है, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। कथन आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ जलवायु परिवर्तन के दौरान गर्मी में बढ़ता प्रकोप अनेक चिंताएं उत्पन्न कर रहा है, भूमि के सभी क्षेत्र गर्मी। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए सर्वाधिक प्रयुक्त उत्तर वाले शब्द चुनकर लिखिए। जलवायु परिवर्तन के दौरान गर्मी का बढ़ता प्रकोप अनेक चिंता उत्पन्न कर रहा है, भूमि के सभी क्षेत्र गर्मी के प्रकोप से समान रूप से प्रभावित नहीं होते। जहां अधिक हरियाली है वहां पेड़ गर्मी की मार अपेक्षाकृत कम है। जहां पूरा क्षेत्र सीमेंट कंक्रीट के जलवायु परिवर्तन में गर्मी का प्रकोप अनेक चिंताएं उत्पन्न कर रहा है, भूमि के सभी क्षेत्र गर्मी और प्रकोप से समान रूप से प्रभावित नहीं होते। जहां अधिक हरियाली है पेड़ है वहां गर्मी की मार अपेक्षाकृत कम है। जहां पूरा क्षेत्र सीमेंट कंक्रीट के निर्माणों और सड़कों से भरा पड़ा है वहां गर्मी अधिक होती है। प्राय किसी भी शहर के लिए एक ही तापमान बताया जाता है, पर वास्तव में एक ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों के तापमान में बहुत अंतर होता है। 10 डिग्री सेल्सियस या उससे भी अधिक का अंतर एक ही महानगर या बड़े शहर के भीतर देखा जा सकता है। वृद्ध और पहले से कमजोर स्वास्थ्य के लोगों पर चरम गर्मी के दिनों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। गर्मी के प्रकोप से उन लोगों की स्थिति और बिगड़ सकती है जो पहले से सांस व हृदय संबंधी समस्याओं से त्रस्त हैं। पर्यावरणविदों के अनुसार शहरों के अधिक तापमान के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। आधुनिक शहरों का आकार प्रकार वायु के बहाव के हिसाब से ठीक नहीं है। गांव में हवा रुकती नहीं है लेकिन शहरों में ऊंची इमारतों की वजह से हवा रुकती है और बेचैनी बढ़ती है। शहर रेगिस्तान की तरह होने लगे, कई जगहों पर किसी का वनस्पति का नामो निशान नहीं होता। ऐसे इलाकों पर बारिश भी बेअसर होती है, वाष्पीकरण कम होता है और गर्मी बढ़ जाती है। शहरों में मानव जनित ऊष्मा भी बहुत बढ़ गई है। पेट्रोलियम पदार्थों की अधिकतम उपयोग से भी शहरी तापमान बढ़ रहा है। गर्मी के प्रकोप से कम करने के लिए बसावट सुधारने की हरियाली बढ़ाने तक बहुत काम है जो हमें करने चाहिए। स्थानीय प्रजाति से वृक्षों की संख्या बढ़ाने और परंपरागत जल स्रोतों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान का क्या कारण है? तो यहाँ शहरी क्षेत्रों में अधिक तापमान का कारण है शहरों के सीमेंट कंक्रीट के निर्माण का अधिक होना। यहाँ शहरों में सीमेंट कंक्रीट के निर्माण का अधिक होना। दूसरा है शहरी क्षेत्रों में
असमान तापमान का क्या कारण है? तो जैसे कि पद्यांश में पढ़ा गया है कि शहरों में हरियाली का असमान अनुपात, क्योंकि कहीं हरियाली अधिक है तो वहाँ तापमान कम है और कम है तो तापमान अधिक है। अगला प्रश्न है, गर्मी के प्रकोप से किन लोगों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है? तो जैसे कि गद्यांश में पढ़ा गया है, वृद्ध व कमजोर स्वास्थ्य के लोगों पर। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ। क्वेश्चन है, परंपरागत जल स्रोतों का उचित विकल्प है? तो यहाँ ऑप्शन डी जो होगा, कुआं, तालाब व बावड़ी। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद दिए गए विकल्पों में से किन्हीं कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए में, गांव में हवा रुकती नहीं लेकिन शहर में हवा रुकती है, कारण आधुनिक शहरों का आकार प्रकार वायु के बहाव के हिसाब से ठीक नहीं है। कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है, ये गलत है। कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है, ये भी गलत है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर कथन ए की गलत व्याख्या करता है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी, कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयोग उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो पासा में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, तो इस वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? तो यहाँ में क्या होगा? सुंदर और शक्तिशाली, सुंदर और शक्तिशाली, ये विशेषण पदबंध है। बाइबल के सोलोमन सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे, तो इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध, क्योंकि यहाँ पशु पक्षी दिया ही है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तीसरा क्वेश्चन है, लड़कों का झुंड सड़कों पर भागा जा रहा था, तो यहाँ रेखांकित पदबंध में भागा जा रहा था, जा रहा होने से तो क्रिया पदबंध, पर भागा कैसे जा रहा था? भागा जा रहा था, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, सच का साथ देने वाले तुम कांप क्यों रहे हो? इस वाक्य में सर्वनाम पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, सच का साथ देने वाले तुम। यहाँ 5 है, वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है, तो ये फटती हुई धरती के किनारे, तो ये आपका हो जाएगा विशेषण पदबंध। निर्देशानुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन 1 है, उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा हृदय कभी हृदय ही बना सकता है। रचना के दृष्टि से ये वाक्य है, रचना की दृष्टि से ये जिसे दिया गया तो ये मिश्र वाक्य होगा। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य है, कबूतर परेशानी में थे इसलिए इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। क्वेश्चन 3, बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था, इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा, बाहर जो बेढप सा बर्तन था वो मिट्टी का था, ये मिश्र वाक्य होगा। 4, रामू बगल के कमरे में गया और कुछ बर्तन ले आया, इसका सरल वाक्य ऑप्शन ए ये सही है, रामू बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। इसका क्वेश्चन 5, अंग्रेज इस देश में व्यापारी के भेष में आए थे, इस रचना की दृष्टि से ये वाक्य है सरल वाक्य।
क्योंकि उस रचना की दृष्टि से वाक्य की 3 है, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार समास पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4। तो यहाँ में आपको 4 ही प्रश्नों को देने हैं, 5 है। आत्मसम्मान समस्त का विग्रह होगा, तो यहाँ आत्म का सम्मान, ये तत्पुरुष समास है और अव्ययभावी समास भी आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिलोक समस्त पद कौन सा समास का उदाहरण है? तो त्रिलोक ये पहला ही शब्द इसका संख्यावाचक है, तो पहला इसका ऑप्शन डी द्विगु समास सही है। क्वेश्चन नंबर 3, घनश्याम शब्द का सही समास विग्रह और समास का नाम चयन कीजिए। तो यहाँ घन के समान श्याम बहुब्रीहि समास ये सही है। और हाथों हाथ समस्त पद का विग्रह है हाथ ही हाथ में, ये अव्ययी भाव समास है। 5, शोकाकुल, तो इसका शोक से आकुल ये सही है, ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशानुसार मुहावरों पर आधारित 6 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं 4। यहाँ भी 4 को ही करना है आपको। तो क्वेश्चन 1, दबे पाँव आना मुहावरे का अर्थ है, तो चोरी चोरी आना, ऑप्शन बी। तराजू पर तोलना मुहावरे का अर्थ है उचित अनुचित का निर्णय करना। आतंकियों को पकड़ने के लिए सैनिक देश की सीमा पर, तो ऑप्शन डी इसका सही है, डेरा डालना। तो क्वेश्चन 4, मास्टर प्रीतमचंद छोटी छोटी बातों में छात्रों की चमड़ी उधेड़ने के लिए तैयार रहते थे, इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 5, अपमानित करना का लिए सही मुहावरा है नीचा दिखाना। एकमात्र सहारा के लिए सही मुहावरा होगा अंधे की लाठी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपर भारत के पार, अवशेष रह गए निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो इसमें यह आपका जो बुक का ही स्पर्श का ही बुक का जो पद है, पर्वत प्रदेश में पावस, आपको मालूम है इस कविता का अर्थ। तो यहाँ भूधर के उड़ जाने का आशय है, तो यहाँ ऑप्शन ए में दिया है उसके पक्षी समान उड़ने से, उसके अदृश्य हो जाने से, उसके बादलों के साथ चले जाने से, उसके बादलों के पंख लगने से। तो इसका जो ऑप्शन बी सही होगा, उसके अदृश्य हो जाने से, क्योंकि जब अचानक बादल छा जाते हैं तो पर्वत दिखाई नहीं देते हैं। टूट पड़ा भू पर अंबर, पंक्ति में क्या कल्पना की गई है? तो इसका उत्तर बी, अंबर ने धरती पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी है, ये सही है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, साल के वृक्षों के भयभीत होने का कारण इनमें से क्या नहीं है? तो इनमें से क्या नहीं है, क्वेश्चन ध्यान में देखिए। आसमान से मूसलाधार वर्षा ये तो है, जल तालाबों का जलना ये भी है, चारों तरफ धुआं उठना ये भी है, बादलों की गड़गड़ाहट तो ये नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन जो क्या बोलते हैं डी, ये 4, प्रस्तुत काव्यांश में किस ऋतु में कहाँ के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश के सौंदर्य के, जैसा कि कविता का नाम ही है पर्वत प्रदेश में पावस। क्वेश्चन 5, प्रस्तुत काव्यांश में किसका मानवीकरण किया गया है? तो इसमें पर्वतों का, क्योंकि पर्वतों की आंखें इसमें कहा गया है। क्वेश्चन डी, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त
ये क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 100 शब्द में अनुच्छेद लिखिए। तो क्वेश्चन 1 है, जैसे कि अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग 100 वर्ड्स होना चाहिए और ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनको आपको लेकर लिखना है। जैसे माता पिता की शादी की 20वीं सालगिरह में सगे संबंधी और मित्रों को निमंत्रण करना, जो पॉइंट 1 में ले लिया। इसका हेडिंग लेके कैसे आपने अपना जो रिलेटिव लोग को, फ्रेंड को कैसे आपने इनविटेशन दिया, उसका तैयारी उस पर थोड़ा लिखो। कार्यक्रम की तैयारी, कैसे प्रोग्राम करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे किया उसको लिखो। फिर रंगारंग कार्यक्रम और माता पिता की प्रसन्नता, कैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ, लोग आए तो माता पिता को कैसे खुशी मिली उस पर। ख, या फिर वो नहीं करेंगे तो ख, क्यों प्रिय है मुझे मेरा देश, अपने देश के बारे में लिखना। भौगोलिक विविधता, जैसे इसका हमारे देश में बहुत मतलब कि भौगोलिक विविधता, कहीं समतल है, कहीं पठार है, तो कहीं पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी विविधता के बारे में आप वर्णन करते हुए लिख सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता, कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अलग ही छटा है। हरियाली का, कहीं रहेगी, मतलब हर तरह का आप इसको दे सकते हैं। विविधता में एकता, हमारा देश मालूम ही है विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, भाषा भाषी के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे देश में एकता का भाव है। तो लिख सकते हैं। ग, स्वरोजगार आत्मनिर्भरता की सीढ़ी। तो पहला पॉइंट में स्वरोजगार का अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, खुद को डिपेंड करना, खुद पैर में खड़े होना, किसी का सहारा लिए बिना स्वावलंबी होना। समय की मांग, आज का समय का मांग क्या बोला गया, आज क्या डिमांडेबल है, कि हर कोई अपने आप को सिद्ध करना चाहता है। पॉइंट 3, युवा प्रतिभाओं को निखरने का मौका। कैसे आज का जेनरेशन जो है वो लोग अपने आप को स्ट्रांगली मतलब दिखा सकते हैं कि हमारे में भी कुछ जो खासियत है, वो अपने आप खड़े होकर अपनी प्रतिभा को वो दिखाने का उसका मौका मिल सकता है। तो इस तरह से आप ये वाला कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, आपके क्षेत्र में क्या कक्षा 12वीं के बाद की शिक्षा के लिए कोई उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। घर से दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में आने वाली आर्थिक और अन्य कठिनाई के चलते अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लाभ से वंचित रह जाते। अपने क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थान खुलवाने की प्रार्थना करते हुए शिक्षा मंत्री को लगभग 100 शब्द में पत्र लिखिए। तो ये आपको पत्र लिखना है शिक्षा मंत्री को 100 वर्ड में, कि आपके एरिया में कोई बड़ा हाई एजुकेशन आफ्टर 12 के बाद नहीं है, और जो वहाँ है लोग, उनको इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, आर्थिक जो सिचुएशन, जिसके वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, और उन्हें आपको प्रार्थना करना है कि आपके एरिया में भी ऐसा कोई उच्च संस्थान खुले। या अथवा ख, विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में छात्रों के अनुपात में उपकरणों की कमी के कारण उन्हें प्रयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से अवगत कराते हुए तथा नए उपकरण मंगवाने का निवेदन करते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखिए। तो ये आपको अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को देना है कि आपके जो लेबोरेटरी में जो जैसे स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग जो इक्विपमेंट नहीं है, उसका रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए कितनी कमी है, ऐसा दिखाते हुए आप अपने प्रधानाचार्य को 100 वर्ड में एक लेटर लिखना है। सामना करना पड़ता है। इस समस्या से अवगत कराते हुए तथा नए उपकरण मंगवाने का निवेदन करते हुए प्रधानाचार्य को लगभग 100 शब्द में पत्र लिखे। तो ये आपको लेटर लिखना है प्रधानाचार्य को 100 शब्दों में। किस लिए, कि आपके जो स्कूल के लेबोरेटरी में कुछ सामान की कमी है, जिसके वजह से हर विद्यार्थी पूरा ही इक्विपमेंट व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो उसको और थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट देते हुए आप प्रधानाचार्य को निवेदन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है,
आप केंद्रीय विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक या अध्यापिका हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अपने आगामी सप्ताह खेलकूद संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए लगभग 80 शब्दों में एक सूचना तैयार की। तो इसमें आपको जो नोटिस सूचना लिखना है वो किस तरह से आप या अध्यापिका या अध्यापक हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आने वाले जो गेम्स कंपटीशन होगा उसका एक आयोजन करने के लिए एक सूचना पत्र तैयार करिए। अथवा आप क ख ग आवास परिसर के आवास कल्याण समिति के सचिव हैं। तो कौन नोटिस निकालेगा? ये आप क ख ग ग कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। समिति के सचिव है। आपकी समिति होली के अवसर पर एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जिसमें जैन शैल चतुर्वेदी, सुरेंद्र शर्मा जैसे प्रसिद्ध हास्य कवियों के साथ साथ परिसर के निबोधित कवियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा। इसी जानकारी को देते हुए लगभग 80 शब्दों में एक सूचना तैयार कीजिए। तो ये आप सचिव हैं, आप अपनी जो समिति में कवि सम्मेलन होगा होली के अवसर पर, जिसमें बड़े बड़े जो हास्य कवि लोग आएंगे, जो और भी जो कवि लोग हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांधी जयंती के अवसर पर खादी वस्त्रों पर 20% की छूट का उल्लेख करते हुए अबस वस्त्र भंडार की ओर से लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ दिया है 20% डिस्काउंट देते हुए आप कोई भी वस्त्र भंडार है जिसको आपको एक एडवर्टाइज तैयार करना है। अथवा ख आपने अपने घर के तहखाना यानी बेसमेंट में एक व्यायामशाला जिम खोली है, जिसमें प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा नवीनतम मशीनों की सहायता से शरीर को स्वस्थ रखना सिखाया जाएगा। इसके प्रचार प्रसार हेतु लगभग 60 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो ये है जो आपने अपने जो घर के नीचे एक जिम खोला है, जिसमें जो भी ट्रेनिंग वाले जो टीचर लोग हैं उसके द्वारा नए नए चीज़ों की हेल्प से शरीर को हेल्दी रखने का सिखाया जाता है। इसके लिए माने एक जिम सेंटर के लिए एक 60 वर्ड में एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइज आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्दियों के मौसम में कोहरे के प्रकोप के कारण संभावित दुर्घटनाओं से छात्रों की सुरक्षा हेतु स्कूल प्रशासन ने स्कूल का समय परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य की ओर से लगभग 100 शब्दों में बदले हुए समय की जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए ईमेल स्कूल वेबसाइट पर डालने हेतु तैयार कीजिए। ये क्या है? ये प्रिंसिपल के द्वारा है कि सर्दियों के मौसम के वजह से जो कोहरा होने के वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है। उसके लिए जो कुछ समय के लिए प्रशासन ने ये जानकारी के लिए कि इसमें जो स्कूल का टाइम में समय में परिवर्तन होगा, ये प्रिंसिपल के द्वारा अभिभावकों को जाएगा, ये ईमेल देना है। अथवा आपको ये नहीं करने से अथवा ये आप निम्नलिखित पंक्ति को आधार बनाते हुए लगभग 100 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। और लघु कथा का शीर्षक क्या होगा? राम 10वीं कक्षा का मेधावी छात्र है। तो इसको आप लघु कथा लिखना है 100 शब्दों में और उसके लास्ट में आपको उसकी सीख भी देनी है। तो इस तरह से ये प्रश्न पत्र हो गया और इसको आप समझ के गलत कर। क्वेश्चन नंबर 16 है, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2
इनमें से यहाँ 3 दिया गया, किन्हीं 2 को ही आपको लगभग 60 शब्दों में अपना उत्तर देना है। प्रश्न 1, पतझड़ में टूटी पत्तियों के लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। क्या आप लेखक के विचार से सहमत है? अपने पक्ष में, समर्थन या विरोध में तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो ये झेन की देन से पाठ से लिया गया, जहाँ लेखक जब 6 मंजिला इमारत में अपने दोस्त के साथ जाकर वहाँ जो चाय पीने की परंपरा में चाय जब 2 घूंट पीते हैं तो उनको भविष्य और वर्तमान की भविष्य और भूतकाल की कोई स्मरण नहीं रहता, सिर्फ वर्तमान में वो जीते हैं और उन्हें ऐसा एहसास होता है वो अनंत काल में जी रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसमें आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि आप वर्तमान में जीना चाहिए तो क्यों या नहीं। तो इस समर्थन में तो मैं तो कहूँगी कि इंसान को वर्तमान में तो जीना चाहिए खुल के, पर उसको भविष्य और भूत का भी स्मरण रहना चाहिए, क्योंकि हम भूत को ही देख के अपना भविष्य की ओर बढ़ते हैं कि अगर कैसा है, कैसे भविष्य होगा, और उस वर्तमान में भी हमें चलना है। तो लेखक से अनुसार जो उन्हें सत्य केवल वर्तमान है उसमें जीना चाहिए, ये इसके साथ मैं सहमत नहीं हूँ। इस प्रकार आप दे सकते हैं। क्वेश्चन 2 है, निदा फाजली अपनी माँ और पत्नी द्वारा जीव जंतुओं के साथ किए गए जाने वाले व्यवहार के अंतर में क्या कहना चाहती है? अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ के संदर्भ में लिखिए। तो इसका पाठ के संदर्भ में जैसे कि आपने पढ़ाई है, निदा फाजली की जो माँ उनकी माँ जब 2 कबूतरों के जो अंडे को बचाने के लिए उनसे हाथ से जब अंडा टूट जाता है, एक तो बिल्ली तोड़ देती है, एक अंडा उनसे टूट जाता है, तो उन्हें बहुत दुख होता है और इसके लिए वो खुदा से माफ़ी मांगती है, जिसके लिए वो 5 रोज़ नमाज भी अदा करती है। और जब लेखक की स्वयं की पत्नी जब वो मुंबई बरसोवा में आके बस जाते हैं तो वहाँ दो कबूतर उनके लाइब्रेरी में घुस के गंदा कर देते हैं, तो जिसके वजह से उनकी पत्नी ने खिड़कियों में जाली लगा दिया और दोनों कबूतर अपने बच्चे उसके अंदर होते हैं, बड़े दुखी होके वो देखते रहते हैं। ये देखकर लेखक जो कहते हैं कहाँ उनकी माँ उन जानवरों के लिए पूरे दिन का उपवास किया और कहाँ उनकी पत्नी को कोई परवाह नहीं कि दोनों कबूतर बाहर अपने बच्चों को देख रहे। तो उसी के संदर्भ में कहा कि जैसे कि पाठ में दिया गया है कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ग का क्वेश्चन, ततारा वामिरो कथा पाठ के आधार पर पशु पर होने वाली घटना का उल्लेख किए। तो ये प्रश्न पाठ में ऑलरेडी दिया गया है जी, पशु पर्व में क्या क्या होता है। जो ततारा वहाँ जानवरों का उत्सव, जानवरों को भी लड़ाया जाता है, युवकों को भी जानवरों से लड़ाया, तो वो पाठ का उत्तर है, आप ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। यहाँ भी जो ये पद्य खंड से है तो यहाँ भी आप 3 दिया गया है, जिसमें से 2 को ही आपको उत्तर देने हैं। पहला है, साखी शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम में संकलित कबीर की साखियों का उद्देश्य स्पष्ट किए। तो जो साखी का जो कबीर की जो विचार लिखे गए, उनके जो उन्होंने नहीं लिखे थे, उनके जो शिष्य ने लिखे थे, तो उसका अर्थ देते हुए कि कबीर की साखियों का उद्देश्य क्या है। उसमें जो हम जीवन में जीने का बहुत कुछ व्यवहार का उसमें दिया गया है, जैसे कि पहला ही मीठी वाणी का है, उसके बाद जो ईश्वर का स्मरण करने का है, फिर जो सही जो सकारात्मक सोच के साथ लेना चाहिए। अगर कोई आपकी बुराई करे तो उसे बुरा नहीं, उसको अच्छे में लेना चाहिए और उसको बुराई को जानकर आपकी अपनी अच्छाई को निकालना चाहिए। बुराई निकाल दो और अच्छाई करो। तो इस तरह आप साखी का जो क्या उद्देश्य से दिया गया है, व्यवहार में बदलाव
इंसान को कैसे जीना चाहिए, तो वो सब दिया गया, इसको आप बनाकर लिख सकते हैं ऐसे। पहले साखी, एक दो साखी का उदाहरण देते हुए। दूसरा क्वेश्चन है, आत्मत्राण कविता का कवि ईश्वर से सांसारिक सुखों की प्रार्थना ना करते हुए क्या निवेदन कर रहा है। तो जैसे आत्मत्राण में कवि ने कहा ही है, वो हर जितनी भी जीवन में उसकी बाधाएं, विघ्न आएगी, मुसीबत आएगी, उससे वो ना घबराए, वो हमेशा उसका सर ईश्वर के सामने झुका रहे और कभी भी वो कठिनाई में अकेला महसूस ना करे, कभी भी ईश्वर पर शक ना करे और हमेशा विश्वास बनाए रखे। भले वो दुनिया में अकेला रह जाए, कभी भी ईश्वर पर अविश्वास ना करे और अपने कर्तव्य पथ पर वो चलता रहे। उसे ईश्वर से मदद नहीं चाहिए, बस वो शक्ति चाहिए कि आत्मा अपने अंतर, अपने पौरुष से वो हर कर्तव्य को पूरा करते हुए आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है, हरि आप हरो जनरी वीर पद के आधार पर सिद्ध कीजिए कि मीरा यदि एक और श्री कृष्ण की क्षमताओं का गुणगान करती है तो दूसरी ओर उनके कर्तव्य की याद दिलाने में विलम्ब नहीं करती। तो यहाँ हरि आप हरो जनरी वीर में मीराबाई ने कई उदाहरण देके ये कहा है, हे कृष्ण आप दुनिया के दुखों को, लोगों के दुखों को दूर करते। जैसे आपने प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का अवतार लिया, मगरमच्छ को, डूबते हुए मगरमच्छ को बचाने के लिए, डूबते हुए हाथी को बचाने के लिए मगरमच्छ से बचाया आपने। ऐसे कई उदाहरण देके द्रौपदी की आपने लाज बचाई। तो वो याद दिलाते हुए ही वो कहती है कि मीराबाई स्वयं को कि मैं भी तो आपकी दासी हूँ, मैं भी तो आपकी भक्त हूँ, तो आप मेरे भी तो दुखों को दूर करिए। इस तरह उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाते हुए ये दिलाना चाहती है कि वो भी उनकी भक्त है, वहाँ पर भी प्रभु अपनी कृपा दृष्टि डाले। तो ऐसे करके मीराबाई कहना चाहती है। अब चलते हैं प्रश्न 18। पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो प्रश्न क है, हरिहर काका कहानी के आधार पर लिखिए कि कहानी के अंत में हरिहर काका की सुरक्षा में राइफलधारी पुलिस के 4 जवान क्यों नियुक्त किए गए। हरिहर काका की वास्तविक सुरक्षा किसके द्वारा कैसे की जा रही थी। तो ये आपको कहानियाँ मालूम ही हैं कि हरिहर काका के जब भाई और महंत लोग भी जब उसके ज़मीन के लिए उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको मारने तक को भी तैयार रहते हैं, तो हरिहर काका की सुरक्षा का सवाल आ जाता है। इसलिए हरिहर काका के पास इतनी ज़मीन थी कि वे अपने लिए खाना बनाने वाला आराम से रख के भी 4 पुलिसधारी भी उनका सुरक्षा में रख सकते थे। तो उस समय हरिहर काका की सुरक्षा का सवाल आ जाता था, इसीलिए उनके लिए 4 पुलिसधारी नियुक्त किया गया कि जाके उनकी सुरक्षा हो सके। हालांकि उस वक्त हरिहर काका की स्थिति बोलने लायक भी नहीं थी। वो अपने भाइयों और महंत के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से बहुत व्यथित थे, और इतना कि उन्हें अब बोलने तक का भी मन नहीं होता। जब लेखक उनके पास जाते हैं तो वो एकटक आसमान की ओर उनको देखते हैं पर कुछ नहीं बोलते, और इससे लेखक से उनकी व्यथा नहीं छुपी हुई थी। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं क्वेश्चन ख कि सपनों के से दिन पाठ में बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए माता पिता, भाई बहनों और अध्यापकों द्वारा मारपीट करने का जिक्र आया है। वर्तमान समय में क्या इसमें परिवर्तन आया? आपकी दृष्टि में कौन सा तरीका बेहतर है? तो इसको आप आप स्वयं छात्र हैं, आप इसमें खुद का विचार देके लिख सकते हैं कि सपनों से दिन के पाठ में जब बच्चों को अनुशासन में, डिसिप्लिन में रखने के लिए माता पिता भी पहले मारते थे, भाई बहन
भी और अध्यापिका द्वारा भी उनको जब पाठ को अच्छे से नहीं याद करने पर, जैसे कि यहाँ मास्टर प्रीतम चंद्र की दर से बच्चे बहुत अनुशासन में रहते थे। पर आज के वर्तमान समय में इसमें बहुत परिवर्तन आया। आजकल लगभग जो पीटना अब कानून के द्वारा ही बंद कर दिया गया है। पर कहीं कहीं तो माता पिता तो अपने बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए करते ही हैं, पर स्कूल में ये तो पूरी तरह बंद हो गया है। और मेरे ख्याल से बेहतर तरीका है प्यार से पढ़ाकर बच्चों को समझाना। क्वेश्चन ग आ गया है। टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर लिखिए कि कहानी का प्रमुख पात्र टोपी अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू से क्यों चिढ़ता था। टोपी के साथ मुन्नी बाबू द्वारा किए गए व्यवहार में आप कितना उचित मानते, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ टोपी शुक्ला पाठ में आपने देखा ही है कि उसके जो बड़े भाई मुन्नी बाबू उनको जो दादी द्वारा झूठ बोलकर मार भी खिलाते हैं, जबकि स्वयं वो गलती कर चुके थे। पर टोपी छोटा है बोलकर वो अपने बड़े भाई मुन्नी बाबू को नहीं कुछ कर पाता। उस छोटे से उसके मन में जो भाव थी वो उसके व्यवहार में दिखता है। वो बोल भी देता है कि ये झूठ बोल रहा है दादी, और उसका दिया गया वो कोट भी नहीं पहनता, वो अपने नौकरानी के बेटे को दे देता है। तो ये उसके व्यवहार में भी पता चलता है। और वो मन में भी सोचता है कि अगर वो अगर मुन्नी बाबू से थोड़ा भी बड़ा होता तो वो उसे बता देता। तो इस प्रकार ये पूरा प्रश्न पत्र का विश्लेषण हो गया। आप इसको देखकर अच्छे से अपनी आगामी आने वाली बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करिए। मेरे आने वाले वीडियो में मैं और भी इस चैप्टर का और भी क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण दूंगी। धन्यवाद।